who have come to power through kick of hate may give in the hands of Hindus tricolor. They will never accept it. It has three colors. Three colors have bad omen and it will leave very bad psychological effect on Hindus. तुमने कभी वंदे मातरम गाते हुए कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम वंदे मातरम गाते हुए आज चांदनी चौक में धरना देंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसका एक सबूत बता दो। तुमने गौ हत्या पर पाबंदी लगाए ब्रिटिश सरकार, उसका एक बता दो। हेडगवार के अलावा देखिए कि कितने बड़े नेता हैं जो 36, 37, 38 में आरएसएस के ओल्ड टाइमर बन चुके हैं। लेफ्ट लेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्ट लेंस हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें देश दुनिया और हो रही घटनाओं और इस तरह के तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा होती है उसको हम लेफ्ट के नज़रिए से देखते हैं। आज हमारे बीच जो ख़ास मेहमान शम्सुल इस्लाम हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम पर। और ये नाम काफ़ी है, आप सब जानते हैं कि इनका वामपंथी आंदोलन में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक भी, इतिहास के शिक्षक और शोधार्थी रहे हैं और प्रिंसिपल भी होकर रिटायर हुए हैं। जी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस का। तो हाँ, इनका आरएसएस पर बहुत विस्तार से काम है और इस बार हम लोग जो खास बातचीत करने वाले हैं वो 100 साल आरएसएस के पूरे हुए हैं और इस पर सरकार ने सरकारी योजना के तहत ऐसा पहली बार हुआ कि आरएसएस को डाक टिकट उसका जारी किया गया और साथ ही सिक्के के रूप में लाया गया इस कार्यक्रम में। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कॉमरेड कि इसका क्या रेलेवेंस है, आखिर इसको कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस रूप में इसको तो तकनीकी तौर पर एक बहुत मजाक हो रहा है कि आरएसएस की ये विजयदशमी के दिन 1925 में बनी थी, एक झूठ है। नाम भी तय नहीं हुआ था, 3 साल के बाद नाम तय होता है, ड्रेस उसके बाद में तय होता है। ये तो एक घोषणा किसने की थी उसका आरएसएस के जो हिंदुत्व का जो आर्काइव्स है उसमें भी कहीं नहीं। 3 साल के बाद इसका चड्डी पैंट क्या होगा, कौन सा होगा, वो पहले खाकी टोपी लेकर आए, उन्होंने 1000 खाकी की टोपी खरीदी थी, फिर उसको रद्दी में भेजा, ये सब किया। और जब मुंजे मुसोलिनी को मिलकर आते हैं तब पूरा आरएसएस का एक पूरा आरएसएस ने क्या करना है कि हमको मुसोलिनी और हिटलर की तरह से एक तानाशाह चाहिए और मुंजे ने कहा कि ये तानाशाह जो है ये हमें हेडगवार इसमें दिख रहा है। हाँ जी, अच्छा तो वो जो इतिहास है, जो आपने जैसा कहा कि ये एक फर्जी इतिहास है और लेकिन आज जिस रूप में इसको राज सत्ता में आने के बाद जिस तरह से इसको वैधता मिल रही है उसका क्या रेलेवेंस है? मैं ये इसका एक देखिए, हमने तो क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि ये एक किस्म से भाजपा को अपदस्थ करके आरएसएस का सत्ता नसी होना। जी असल में क्या है कि हम इसका अगर जनता के हिसाब से देखेंगे और इस देश के जो हमारा डेमोक्रेटिक सेकुलर और इगैलिटेरियन पॉलिटी है उसके हिसाब से देखेंगे, ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी आपने बताया कि वो एक सिक्का आया, सिक्के में तिरंगा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्पेलिंग गलत है, वो तो ये तो गैर पढ़े लिखों की सरकार है, ये तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। तो वो अपने संगठन का नाम उसके हिज्जे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि तिरंगा झंडा उसमें से गायब है और भगवा झंडा जिसको 14 अगस्त 1947 को एडिटोरियल में लिखा था, ये भगवा झंडा क्या है समझते हैं। मैं अंग्रेजी में लगभग उसको वर्बोटम में कोट कर रहा हूँ। Those who have come to power through kick of hate may give in the hands of Hindus tricolor. They will never accept it. It has 3 colors. 3 colors have bad omen and it will leave very bad psychological effect on Hindus. जो किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं यानी कांग्रेसी, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा थमा दें, इसको हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तो जो इतना जलील करते हो भारत के तिरंगे को, और वो तिरंगा क्या है, लाखों शहीदों
का खून उस है, उसका तिरंगे प्रतीक है, के वो साथ, प्रतीक है जी। बिल्कुल इस सवाल पर हम आएंगे। जी जी और खास करके जो लिगेसी है, अगर हम देखें जी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ की जो लिगेसी है, जी जिसको आपने झंडे के जरिए कहा कि एक तिरंगा झंडा था जो हमारे उस स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक रहा जी है, जी और उसको कैसे दरकिनार करके जी और उसके जगह पर आज जो हाँ जी आरएसएस के जी जी इसमें भगवा फहराया जा रहा है, जी तो उसके पीछे जो राष्ट्रीय आंदोलन से एक तरह से मुक्ति, जी मुक्त राष्ट्रीय करना। आंदोलन से मुक्ति, और उन्होंने कॉमरेड हमेशा किया। देखिए ये कौन है हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार कौन है? डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल प्रोविंस के, सेंट्रल प्रोविंस जो अब मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र के अंदर है। ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और 1920 के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लेते हुए गरम भाषण के लिए 1 साल की जेल इनको होती है, 1 साल की जेल होती है। ये मैं उनकी आरएसएस के जरिए जो उनकी बायोग्राफी है उनको बता रहा हूँ, किसी भी चीज में उनके किसी आलोचक का इस्तेमाल नहीं करूंगा डॉक्यूमेंट का। ये 1 साल वहां रहते हैं, 1 साल में इनका 25 पाउंड वजन बढ़ता है। वो एक अलग कथा है कि इनकी कैसे दोस्ती थी सरजत्तार जो वो था, उस हमारे पास टाइम नहीं उस पर बात करने का। अकेला पॉलिटिकल प्रिजनर है, कैद बा मुशक्कत हुई है, और इसका 25 पाउंड वजन बढ़ गया क्योंकि सरजत्तार के साथ इसकी बहुत दोस्ती थी जो बाद में भी बनी रही। अच्छा, उसके बाद इससे पूछा गया, जब इसने 25, 26, 27, 28 के आते आते बाकायदा आरएसएस को एक रूप दे दिया, और ये मसूलिनी हिटलर की तरह से एक तानाशाह बन गए कि भाई आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? तो इन्होंने कहा हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस जो है ये कहते हैं कि ये देश जो है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, मुसलमान, ईसाई, सिख सबका है। बिल्कुल और ये जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, एक धर्म की। हाँ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो है ये हिंदुओं का राष्ट्र स्थापित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र स्थापित करते हैं जिसमें सबकी हिस्सेदारी होगी, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। बताइए, तो मोदी आज ये बताए कि ये इस विरासत का हमने ये सिक्का निकाला है। मतलब गांधी सिक्के से बाहर, हाँ। और उसकी जगह पर भारत माता का एक जो भगवा प्रतीक है उसको ला दिया गया। और भाईजान वो भी बहुत मजेदार है। भाई पहले तुम ये बताओ, ये भारत फादर है, फादरलैंड है या मदरलैंड है? ये देखिए, ये जो मूर्ति है ना आरएसएस की, ये कहाँ से आई है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवल से आई है, आनंद मठ से आई है। उससे पहले देश माँ होता है ये कंसेप्ट ही नहीं है। ये मुस्लिम पोइट्री, उर्दू पोइट्री कर रही है। मादर वतन का जो कंसेप्ट है वो संस्कृत में या हिंदुत्ववादी राजनीति में नहीं है। खैर वो उसको हम क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट ही जो है वो आ रहा है साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर जी। और आरएसएस उस पूरे साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष है उसको दरकिनार कर, उस इतिहास को हटा के अपने को केंद्र में धर्म के आधार पर राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाने की कोशिश कर रही है। और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि वो जो तिरंगा झंडे का प्रतीक है उसको हटा के भगवा झंडा जो है वहां लहरा दिया जाता है। इसके और पहलुओं पर मैं चाहूंगा कि मैं 40 साल से कह रहा हूं आरएसएस को कैसे और देखें, कैसे 40 साल से एक सवाल पूछ रहा हूं आरएसएस से। तुम्हारा एक आदमी किसी आंदोलन के अंदर गिरफ्तार हुआ हो, तुमने बाकी सारा छोड़िए, गांधी जी वाले आंदोलन को छोड़िए, तुमने कभी वंदे मातरम गाते हुए कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम वंदे मातरम गाते हुए आज चांदनी चौक में धरना देंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसका एक सबूत बता दो। तुमने गौ हत्या पर पाबंदी लगाए ब्रिटिश सरकार, उसका एक बता दो। हेडगेवार के अलावा देखिए कि कितने बड़े नेता हैं जो 36, 37, 38 में आरएसएस के ओल्ड टाइमर बन चुके हैं। एल.के. अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये गोलवलकर खुद, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बल्लाज मधोक। इनमें से कोई भी आदमी किस दिन किस वक्त तिरंगे झंडे को छोड़ दीजिए, केसरिया झंडा उठाकर गया हो और कहा हो कि हम अंग्रेज तुम भारत छोड़ो, इसका एक सबूत दे दो।
इसका एक सबूत दे दो तो यानी कुल मिला के इनके पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत नहीं है। और इसीलिए याद कीजिए जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब ये आरएसएस की ओर से कहा गया कि मानो भारत की आजादी जो है, आज भारत आजाद हुआ। तो इसको अंग्रेजों की तो उन्होंने दलाली की, गोलवलकर के आज़ादी से पहले की जो आप सारी राइटिंग जो इन्होंने गायब कर दी है, लेकिन मेरे पास है, अगर आप उसको पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का जो यूं आना जो है वो नेचुरल लॉ है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़ी मछली। और हमारे मील के पत्थर हैं आज़ादी की लड़ाई के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, उसके बाद नमक आंदोलन है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है। उनका गालियों में गाली देते हैं, गालियों मतलब शहीदों के बारे में जो बोलते हैं कॉमरेड, अगर आप सुनेंगे तो आप सर पीटने लगेंगे। उनका तो शहीदों के बारे में कि शहीद जो हैं वो क्योंकि मारे गए, इसका मतलब है उनकी लड़ाई में कोई त्रुटि थी और जीत ही अंतिम लक्ष्य है। अगर जीत गए तब तो ठीक है, अगर हार मिली तो चाहे आप संघर्ष स्वाधीनता आंदोलन के लिए भी कर रहे हैं तो भी आप गलत है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में, यही बात, शहीदी परंपरा के, बहादुर शाह जफर के बारे में जो मजाक उड़ाते हैं तथाकथित। एक दूसरा पहलू, आजादी के बाद का दूसरा पहलू दें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब राज सत्ता के साथ आरएसएस का संबंध बनता है, खास करके अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मोदी का 2014 में आना, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि पूरी तरह से राज सत्ता पर आरएसएस का एक तरह से कब्जा हो जाता है। आप इस दौर के आरएसएस को कैसे देखते हैं? पहले के दौर के आरएसएस और इस दौर के आरएसएस जी, आपने बहुत बुनियादी सवाल है कि ठीक है, इतिहास तो हम उनका सारी गद्दारी का इतिहास है। बात यह है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जो इनके सारे कच्चे चिट्ठे, सारे इनके काले कारनामे जो पता कर लेने चाहिए थे, जो आर्काइव में थे, जो इनके दफ्तरों में थे, जो लाइब्रेरीज में थे, जो नेहरू ने अपनी लाइब्रेरी में जमा किए थे, उनको अगर पढ़कर अगर हम जानते जो बातें मैं रख रहा हूँ। और एक बात, अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत पहले ये राजनीति में घुस चुके हैं। राजनीति में किस तरह से घुस चुके हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज बहुत सारी बार हम आरएसएस का जवाब नेहरू का दौर है, मैं इससे एग्री नहीं करता मेरे प्यारे दोस्त। आप देखिए सन 1952 से लेकर सन 1962 तक एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसका केसर उसका नाम है, वीके केसर या कुछ वो नाम है ना? पक्का आरएसएस का आदमी। उसने क्या क्या किया, आज अगर आरएसएस वाले करेंगे तो हम गोल मचाएंगे। उसने क्या किया, हिंदी फिल्मों का गाना रेडियो पर बंद करा दिया, उसने क्रिकेट की कमेंट्री उसने बंद करा दी, उसने जो मुसलमान गवैये क्लासिकल सिंगर करते थे कहा कि नहीं वो लाओ जो हिंदू क्लासिकल सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक बात बताइए, नेहरू जी का जो दूसरा होम मिनिस्टर था कौन था? पंत, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत डिक्लेयर्ड आरएसएस के आदमी है। रामलल्ला प्रगट कराते हैं वो सन 1949 के अंदर वहां पर। यानी आप कहना, आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि आरएसएस की पहुंच जो है ऐसा नहीं है कि वो आज ही हुई है, बल्कि सत्ता के साथ उनके संबंध जो है नेहरू, श्यामा प्रसाद मिनिस्ट्री में, जो मुस्लिम लीग के साथ फजलुल हक की मंत्री के साथ सन 1942 में होम मिनिस्टर है, और क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचलने का उसका मंत्रालय है, और वो उसके जो उसकी लीव्स फ्रॉम अ डायरी उसकी जो है उसको पढ़ने लायक है। मैं कहता हूँ लेफ्टिस्ट ने तो जरूर पढ़नी चाहिए, बदकिस्मती से उसको पढ़े बिना हम लोग आरएसएस से लड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद सावरकर के जो माफीनामे हैं, कम से कम सन 1913 और सन 1920 के माफीनामे तो हमने उजागर कर देने चाहिए, सब जगह चिपका देना चाहिए कि मैं आपका बिगड़ा हुआ बच्चा आपके दरवाजे पर फिर वापस लौटा हूँ। आप मुझे बंद रखकर उतना फायदा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जितना बाहर छोड़कर करेंगे। उन्होंने किया भी, फिर वो बाहर आकर वो हिंदुत्व लिखता है, ये सब करता है वो सारा। और बात यह है कि आरएसएस का
सत्ता के साथ बहुत संबंध है किसी का भी हो। मैं तो कहता हूँ अगर कल औरंगजेब भी आ जाए ना, ये कहेगा जनाब हम आपका 400 साल से इंतजार कर रहे थे, जब से आप गए आपको दोबारा आना चाहिए। ये सत्ता के साथ रहते हैं। अच्छा, एक जो अभी घटना हुई है, क्योंकि हमारा टाइम कम है, ये जो सिक्का वगैरह है, एक बात इस देश के जन संघर्षों के लिए, इस देश के कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए, इस देश के लिए, मादर वतन के लिए बहुत अच्छी हुई है। वो ये हुई है कि अब जो 3, 5, 7 लड़ाइयाँ लड़ती थी ना इधर उधर की, उससे लड़ना है, इससे लड़ना है, ये अब बिल्कुल साफ हो गया है कि आरएसएस से लड़ना है। और मैं इसको केंद्र में लाने के लिए राहुल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो कई साल से कह रहा है बंदा कि आरएसएस से लड़ाई होगी। तो ये अब सीधी लड़ाई आरएसएस से है। और जो साथी लोग कहते हैं ना, अरे ये अटल बिहारी, ये मोदी और आरएसएस में झगड़ा चल रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, उस पर ये कर रहा है, उस पर वो सारा सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है और सीधी लड़ाई। बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल लाइन भी जो है वो आज के डेट में जो है वो यही है। तो करिएगा, हाँ, नहीं यही है जिसमें साफ साफ है कि कॉर्पोरेट और कॉम्युनल जो गठजोड़ है, और उस गठजोड़ का मतलब है आरएसएस। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, यूजीसी के चेयरमैन, जिस तरह से उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन का सांप्रदायिकरण किया, और किस नाम पर? भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर। दूसरी तरफ वो जज के ऊपर जो जूते फेंके जा रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जो युवाओं को इस रूप में लाना कि उनका फिर एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस रूप में? पैसा बहुत चल रहा है भाई साहब, वो ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं चल रहा है, पैसा बहुत चल रहा है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का ओरिजिनल फैशिज्म आरएसएस का ब्राह्मणवाद है। ये हिटलर मुसोलिनी तो बच्चे हैं उसके। जातिवाद जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, दुनिया का ओरिजिनल फैशिज्म है। व्हाट इज द अंतर बिटवीन हिटलर और मुसोलिनी का फैशिज्म, नाजिज्म और इसमें? वहां वो हमारी रेस के बाहर, आर्यन रेस के बाहर जो है, हम उनको मारते हैं। यहाँ जिनको वो हिंदू कह रहे हैं उनको इंसान नहीं मानते। 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर एडिटोरियल लिखता है, हम इसको रद्द करते हैं संविधान को, हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति क्या है? अच्छा, मनुस्मृति में बहुत मजेदार है, लॉ फैकल्टी ने, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति को सिलेबस में डाल दिया। और जब ये डाल दिया तो उसके बाद विरोध होता, उससे पहले वाइस चांसलर ने एक दिन अचानक घोषणा की कि इसको मनुस्मृति को हटा दिया जाए। हम लोग थे कि चलो बढ़िया है कि तुम लाओ और पढ़ें ताकि सारे स्टूडेंट, लेकिन ये समझ में उनको जल्दी आ गई और उन्होंने मनुस्मृति को तो 1930 का एक भाषण, मैं शायद आखिरी बात बता रहा हूँ, हिटलर का, अभी वो सत्ता में नहीं आया है, पर सारी यूनिवर्सिटीज में उसके गुंडे जो हैं, ये सारे जो उसके स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स हैं, वो कब्जा कर चुके हैं। ट्रेड यूनियन जो है वहाँ पर मार दिया है, वकीलों, टीचर्स को मार दिया है, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट को सारा मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ही कॉल्स अ मीटिंग एट म्यूनिक और कहता है आज जर्मनी की यूनिवर्सिटीज पर हमारा कब्जा हो गया। अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बना है, अभी वो डिक्टेटर नहीं बना है, आज जर्मनी की यूनिवर्सिटीज पर कब्जा हो गया है, कल हमारा जर्मनी पर भी कब्जा होगा। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन वहाँ तो बहुत कमिटमेंट की वजह से होगा, यहाँ ये चल रहा है बहुत। हाँ, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो और एक आखिरी बात, पाकिस्तान से हमने अगर कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान में इस्लामिज्म का प्रोजेक्ट फेल हो गया, देयर वाज नो फाइनेंसर, वहाँ कैपिटलिस्ट उस तरह के नहीं थे। हमारे यहाँ ये चलेगा, आरएसएस मर भी जाएगी तब भी हिंदुत्व प्रोजेक्ट चलेगा, क्योंकि अडानी अंबानी जो है वो उनको फलने फूलने के लिए जो है, फाइनेंस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद कौन।